कौन सा, ये थर्ड टॉपिक हो जाएगा ना। थर्ड टॉपिक है, भारत का सामान्य परिचय पढ़े थे और भारत का संरचना हम लोग पढ़ लिए थे, और आज थर्ड टॉपिक है तो भारत का प्राकृतिक विभाग, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। हाँ, नोट करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आज ज़्यादा बोलेंगे ही। आज मैं आप ज़्यादा बोलूँगा, जहाँ जहाँ आपको लगे कि लिखवाना है वहाँ आप लोग बताइएगा, लिखवा दूंगा। तो भारत का अच्छे से समझना है, ये पूरा का पूरा समझना है, उसके बाद फैक्ट रहेगा वो याद हो जाएगा आसानी से। भारत के प्राकृतिक विभाग, इस टाइटल का मतलब हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि भारत में जितनी भी भौगोलिक विविधता है, भौगोलिक विविधता, फिजिकल डाइवर्सिटी, उसका अध्ययन किसी भी देश के लिए जरूरी होता है। जैसे किसी भी देश के कितने हिस्से पे या कहाँ कहाँ वहाँ पे पर्वत यानी कि माउंटेन्स है, पठार है, पहाड़ है, और कहाँ कहाँ मैदान है ना, या तट है, या फिर रेगिस्तान है, द्वीप समूह है। तो भारत के प्राकृतिक विभाग कहने का तात्पर्य हो गया कि इस देश में यानी कि इसके पूरे के पूरे मेनलैंड पे कितने कितने भाग पे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह इत्यादि है। ठीक है, तो प्राकृतिक विभाग का तात्पर्य यही होता है। जैसे भारत भारत को अगर आप देखें तो इसके 11% भूभाग पे माउंटेन्स है, पर्वत है, 18% पे हिल्स है, पहाड़ पहाड़ है ना, उसके बाद 28% पे प्लेटू है, पठार, और 28 कर देते इतना आ जाएगा है ना, और 43% पे मैदान है, प्लेन्स है। अब अगर हम कहते हैं कि भारत के 11% भूभाग पे माउंटेन है, पर्वत है, तो इसमें आ जाता है जैसे हिमालय, जैसे अरावली, जैसे विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो इन सब का पूरा जो हिस्सा है वो 11% है। पूरे भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पे पर्वत है? 11%। 18% पे पहाड़ है, 18% पे पहाड़ है। अब जैसे पहाड़ और पठार में अंतर क्या, पहाड़ और पर्वत में क्या है कि पर्वत अधिक ऊंचे भूभाग होते हैं, पहाड़ इससे तुलनात्मक रूप से कम होता है। कोई एक पहाड़ का नाम बता दीजिए। जैसे विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्याचल है ना, तो 18% भूभाग पे पहाड़ है, 28% पे पठार है, जैसे दक्कन, जैसे छोटा नागपुर, और जैसे गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना, वो सब का सब जो हिस्सा है वो 43% है। ठीक है, तो भारत का अगर आप लोग डिवीजन देखें, पूरे भारत पे 11% भूभाग पे पर्वत है, 43% पे मैदान है, पहाड़ है 18, और पठार है 28%। ठीक है, ये भारत का पूरा क्लासिफिकेशन क्या आता है इसके फिजिकल डिवीजन का। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हम लोग भारत के प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत क्या अध्ययन करेंगे? इसकी जो भौगोलिक विविधता है, जो डाइवर्सिटी है ना, यानी कि जो धरातलीय स्वरूप, फिजिकल फीचर्स की जो विशेषता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। नहीं, नदी नहीं, नदी इसलिए नहीं है क्योंकि हम जब विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे तो मुख्यतः पर्वत, पठार, मैदान, तट हो जाता है ना, द्वीप हो जाता है, इन सब का ही अध्ययन करते हैं। हाँ, अब जैसे पर्वत, पठार है, तो पठार पे नदी भी बहते रहती है, वो उसी में शामिल हो जाएगा, उसी के अंतर्गत शामिल है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है तो वो मैदान में ही शामिल हो जाएगा, है ना। और इसको हम लोग अगर डिवीजन कर देंगे तो पर्वतीय क्षेत्र की नदियां हो जाती है, पठारी क्षेत्र की नदियां हो जाती है, तो उसका अलग क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो भौतिक स्वरूप में पर्वत, पठार, मैदान आते हैं। सब लोग लिख लिए? लिख लिए? क्यों नहीं लिखे? कुछ थोड़ा बहुत तो लिख लेना चाहिए था ना। ये बना लिए, मतलब इसको आप लोग घेरिएगा ऐसे कि 43% जो है लगभग इतना रहे, है ना। ये थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया है।
यहां से भी सवाल पूछा सकता है ना कि भारत के प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत सर्वाधिक हिस्सा किसका है ना? क्या है? हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो भारत के प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत सर्वाधिक जो हिस्सा है वो मैदानों का है, 43%। लिखिए, पर्वत कितना है? 11%। पहाड़ हिल 18, पठार 28, मैदान 43, 43। अब इसमें सर्वाधिक पूछा जा सकता है तो आप लोग सर्वाधिक मैदान याद रखेंगे। नहीं तो ऐसा लगेगा ना कि भारत में पर्वत ही ज्यादा है, हिमालय को देख करके दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा कि भारत में पर्वतों की उपस्थिति बहुत ज्यादा है, लेकिन पर्वत 11% पे ही है। पठार ज्यादा है पर्वत से, 18 है। ठीक है, अब जैसे कैमूर है तो हम लोग कैमूर को कैमूर हिल ही बोलते हैं ना, कैमूर हिल्स, यानी कैमूर का पहाड़। पठार जैसे छोटा नागपुर का पठार दक्कन का पठार हो जाता है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट। अब जैसे ही हम कहते हैं कि भारत की जो विविधता है वो अलग अलग प्रकार की है, तो हम लोग भारत को 6 प्राकृतिक भूभागों में बांट देते हैं। पहले 4 भागों में ही बांटते थे, अब एनसीईआरटी जो नई वाली है वो 6 भाग में बांटती है। पहले 4 भागों में बांटा जाता था, लेकिन अब नई एनसीईआरटी 6 भाग में बांट देती है। पहला भारत का उत्तर का जो क्षेत्र हो जाता है, तो भारत के उत्तरी भाग में क्या है? ठीक, भारत को आप लोग देखते हैं, जैसे आप लोगों को बता दिया जाए कि जापान या कोरिया, जापान कोरिया कहने का मतलब क्या था? जापान में आपको क्या नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा उसमें मैदान है, पूरा का पूरा जो बीच वाला हिस्सा है मैदान है उसमें। अच्छा, और कोई नहीं, जापान का अधिकांश हिस्सा पर्वतीय है, बीच में पूरा का पूरा जो हिस्सा है, जापान केवल तट वाले हिस्सा में ही आप देखेंगे कि लिविंग कंडीशन है, पूरा का पूरा जो बीच वाला भाग है पर्वतों से भरा हुआ है जापान। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि साउथ कोरिया, दिमाग में क्या आ रहा है? साउथ कोरिया कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए कि आपको वहां के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो भारत अगर कह दिया जाए तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में पर्वत है या नहीं है ना, पहाड़ है या नहीं है, पठार है या नहीं है, मैदान है या नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग विशेषता है। जैसे आपसे कहा जाए कि भारत में अधिकांश खेती किस क्षेत्र में हो सकती है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र जितना भी नदियों के मैदानी वाला इलाका है वो वहीं पे होगी, है ना? ऐसा तो नहीं है कि पश्चिमी घाट की तरफ होगा या प्रायद्वीपीय भारत में होगा, नहीं। तो ठीक वैसे ही अगर कहा जाए कि भारत में अगर रेगिस्तान है तो वो किस हिस्से में है ना, ये सब जानकारी होना चाहिए। जैसे साउथ कोरिया कह दें तो साउथ कोरिया 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जैसे भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक वैसे ही जो साउथ कोरिया है उसका भी जो हिस्सा है 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है ना। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में कितने डिग्री जो अक्षांश है वो सीमा बनाता है? पैरेलल लाइन, हाँ 38 है, 38 डिग्री का समानांतर। अभी प्रधानमंत्री पोलैंड गए हैं ना, पोलैंड, तो पोलैंड किस कंटिनेंट में है? कुछ नहीं पता है? पोलैंड किस कंटिनेंट में है? यूरोप में है, ठीक है। तो पोलैंड जो है वो यूरोप में है। शाम को 7 बजे वाले एमसीक्यू में ना पूरा पोलैंड आपको मैप में दिखा देंगे, मतलब उसके बाउंड्री पे कौन कौन सा देश है। क्योंकि पोलैंड गए हैं प्रधानमंत्री, वो देश चर्चा में आ गया है। इससे पहले हम लोग ज्यादातर फोकस करते थे ब्रिटेन पे, फ्रांस पे, जर्मनी पे, कुछ हिस्सा पुर्तगाल स्पेन भी पढ़ाते थे, लेकिन अब पोलैंड पे चले गए हैं। तो पोलैंड गए हैं तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको बताएंगे, वो बीपीएससी में भी काम आ जाएगा। तो भारत को 6 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, बिना देखे आप लोग अपने मन से बता सकते हैं। जैसे पर्वत हो जाएगा, है ना, बीच में मैदान हो जाएगा, पश्चिम में मरुस्थल हो जाएगा, है ना, दक्षिण में पठार हो जाएगा, और तटीय द्वीप समूह हो जाएगा, है ना। तो इन सब बातों को आप जरूर से याद रखिएगा। तो भारत को 6 प्राकृतिक विभाजन कर दिया गया है, प्राकृतिक रूप से, फिजिकल रूप से, ठीक है। मुख्यतः 2 द्वीप आता है, एक अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। इसके अलावा कुछ और द्वीप, जैसे नदी के द्वारा भी कुछ द्वीप बना दिया गया है बंगाल की खाड़ी में, है ना। जैसे अरब सागर में भी कुछ, जैसे आलिया बेट का नाम आप लोग सुने हैं? नहीं। तो कुछ और अन्य द्वीप भी है, तो उसको भी बाद में हम बता देंगे।
द्वारिका का नाम आप लोग सुने हैं ना? द्वारिका भी एक बेट है, एक द्वीप है। द्वारिका एक द्वीप है। तो द्वीप समूह में उसको भी हम बता देंगे, लेकिन मुख्य रूप से देखेंगे तो दो ही द्वीप समूह आता है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। हाँ, तो ये 6 आपको याद हो गया, सारा लिख लिए सब लोग? हो गया है ना? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अब अध्ययन करते हैं इसी को बारी बारी से, उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। इसको कहने का मतलब हो गया ना कि जो अपना भारत का उत्तरी हिस्सा है उसमें कौन कौन सी मुख्यतः पर्वत श्रेणियां है। तो ट्रांस हिमालय आता है, हिमालय और उसका पूरा का पूरा जो श्रृंखला है वो सब आ जाएगा, और कुछ छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं जैसे अबोर है, डाफला है, मेरी है, मिश्मी है, तो इन सबको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। इसका ये कतई तात्पर्य नहीं है कि हम सिर्फ हिमालय की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ हिमालय की बात कर रहे हैं, इसका ये कतई तात्पर्य नहीं है। इसमें ट्रांस हिमालय भी आएगा और उत्तर पूर्वी भारत की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो सब भी इसमें शामिल हो जाएंगी, है ना? तो ये आपको याद में रखना है। प्राकृतिक प्रदेश का अध्ययन बहुत जरूरी है। अभी हम लोग 2024 में पढ़ रहे हैं ना, तो एसी कमरे में पढ़ रहे हैं। आप लोगों के बीपीएससी में ना टैगोर पढ़ना है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो टैगोर का ऐसा मानना है कि शिक्षा जो है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या हो गया कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ फैक्ट देना नहीं है, जानकारी देना नहीं है, बल्कि उनका बौद्धिक विकास हो। मतलब वो अपने इतना बौद्धिक विकास हो कि वो किसी भी चीज पे तर्क कर सके। तर्क तभी होता है जब आप पूर्वाग्रह से हट जाएं। जब आप पूर्वाग्रह छोड़ दें तो उसके बाद ही तर्क की जो प्रक्रिया है आपकी शुरू हो गई। दिमाग में कोई भी चीज पूर्वाग्रह अगर है तो आप तर्क नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज पूर्वाग्रह है तो आप किसी पे तर्क नहीं कर पाएंगे। तर्क, इसी कारण से तर्क को कुछ वैज्ञानिक आधार भी हम लोग बता देते हैं, है ना? वैज्ञानिक आधार या वैज्ञानिक प्रक्रिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर तो कहते थे कि शिक्षा जो है वो प्राकृतिक परिवेश में ही करने से ज्यादा ज्ञान हासिल होता है। इसीलिए वो शांति निकेतन की स्थापना जब किए थे तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो स्टूडेंट हैं उसको प्राकृतिक परिवेश में ही पढ़ाया जाए। ठीक है, उनको वहां पे प्राकृतिक रूप से हवा हो, चिड़ियों की चहचहाहट हो, तो वो ज्यादा वो ग्रहण करेंगे। तो मुख्य उद्देश्य उनका वही था। अब क्या है, एक लाइब्रेरी बन जाता है, उसी में 10 छोटा छोटा वो खंदा हो जाता है। एक उसका स्टडी और एक प्राकृतिक स्टडी, वो बहुत अलग हो जाता है। अब जैसे आप लोग कभी कभी मन, पैसा आ जाएगा खाता में ना तो भंग होगा कभी कभी ना, तो कहाँ जाएंगे? मसूरी। कहाँ पकड़ेंगे? मसूरी। अगर मैं उस समय कहूँ आपके खाते में जब पैसा हो कि आप लोग तनाव में है, लाइब्रेरी चले जाइए, तो आप लोग मना कर देंगे? नहीं, आप लोग सब मना कर देंगे कि लाइब्रेरी हम नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? किसी हिल स्टेशन चले जाएंगे। फ्लाइट टिकट देखेंगे, सीधा चंडीगढ़ होते आप लोग शिमला निकल जाएंगे। तो भारत को 6 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है ना? इसको याद रखिएगा। शिमला भी चर्चा में है। शिमला में बहुत भयानक लैंडस्लाइड हुआ है कल ही। शिमला में देखिए तो अब ये सब आपके, अब चूंकि आप लोग को बीपीएससी भी देना है, सबको जिन लोगों को बीपीएससी देना है ना, वो सब शिमला को बढ़िया से न्यूज़पेपर में पढ़ते रहिएगा। इसको अलग से फिर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन तब पुराना हो जाएगा। अभी पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से सब समझ में आएगा। अभी शिमला कौन से हिमालय के श्रृंखला पे है? मतलब महान हिमालय पे है, लघु पे है, शिवालिक पे है, किस पे है? शिवालिक पे है। गलत हो गया ना, मिडिल हिमालय है ना, मध्य हिमालय पे। आप लोग इतना दावे के साथ बोलते हैं कि फिर एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। शिमला हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल, चकराता, अल्मोड़ा, ये सब का सब जितना हिल स्टेशन है, सब हिल स्टेशन मध्य हिमालय पे है। इसीलिए एक बार में सब कुछ याद नहीं होगा, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, शिमला पता रहेगा। किस राज्य में है शिमला? किस राज्य में है? एकदम पता ही नहीं है। हिमाचल में है ना? आप उत्तराखंड, हिमाचल, है ना, इन सबको याद रखेंगे। पूछ ही दे कि शिमला हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है, तो वहां पे क्या कंफ्यूजन होगा? उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो 6 भागों में बांटा गया है। तो पहले पे फोकस किए रहिएगा। पहला जो टॉपिक है इसमें उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, इसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। इन सब पे भी फिलहाल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये खत्म कर देंगे तो तुरंत इस पे हम चले आएंगे। तो उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का तात्पर्य क्या हो गया? भारत के मुख्य रूप से ये हिस्सा, यानी कि नॉर्थ में हिमालय भी है, ट्रांस हिमालय भी है, पूर्वांचल की पहाड़ी भी है। अब आप लोग मानचित्र देखिए। हम अगर उत्तर जो नदर्न माउंटेन्स कह रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि एक हिस्सा आपको ना ये दिखाई देगा जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और एक भारत से बाहर कैलाश आता है।
तो एक हिस्सा पर्वतों का ये हो गया, और ये कहाँ से निकल रहा है, पामीर नॉट से, पामीर की गांठ से निकलता है। एक हिस्सा हो जाता है हिमालय का तीनों श्रृंखला, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। और एक हिस्सा हो गया उत्तर पूर्वी भारत में कुछ छोटे छोटे पर्वत पहाड़ी इत्यादि है, इसको हम लोग उत्तर पूर्वी पहाड़ियां अलग से नाम दे देते हैं, उत्तर पूर्वी पहाड़ी, क्योंकि ये अलग अलग है। जैसे हम लोग अगर हिमालय कहते हैं तो हिमालय का मुख्य रूप से क्या मतलब हो गया, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, है ना। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जाने पे यही हिमालय मुड़ जाता है और अलग अलग भागों में बट जाता है ना। तो उसको हम लोग अलग से स्टडी कर लेते हैं। तो 3 डिवीजन समझ में आ गया, जो नदर्न माउंटेन्स है उसका 3 डिवीजन समझ में आ गया। हाँ, ट्रांस हिमालय हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। यही कारण है कि सवाल पूछा था पिछली बार कि केटू जो है वो क्या है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है या नहीं है कि नहीं है ना। केटू जो है भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है, 8611 मीटर। और कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा श्रृंखला है, दूसरा हाइट के अनुसार। लेकिन अगर हिमालय को देखेंगे तो भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत यही है, कंचनजंगा। कोई दार्जिलिंग गया है? जब दार्जिलिंग आप लोग बीपीएससी में सेलेक्ट हो जाइएगा तो टाइगर हिल ले जाया जाता है। जब आप टाइगर हिल जाएंगे तो इसी टाइगर हिल पे जाने के बाद कंचनजंगा मॉर्निंग में नजर आता है। दार्जिलिंग जाने का अच्छा समय होता है सितंबर में, ताकि बादल वगैरह कम बने। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय पे बात करेंगे। सबसे पहला ट्रांस हिमालय। तो भारत में ट्रांस हिमालय की 3 श्रृंखला है। वैसे ट्रांस हिमालय का 4 भाग है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब हो गया कि भारत में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल नहीं, कैलाश। तो भारत में ध्यान रखिएगा इसका 3 श्रृंखला मुख्य रूप से है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और ये तिब्बत या चीन कह दें आप। तो अगर हम काराकोरम कहते हैं, काराकोरम भारत के उत्तर में स्थित पर्वतमाला है, भारत के उत्तर में पर्वतमाला है। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही काराकोरम आता है। काराकोरम को ध्यान रखिएगा। तो ट्रांस हिमालय का ही ये पार्ट है काराकोरम। काराकोरम की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो केटू है, 8611 मीटर। केटू 8611 मीटर काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को आप याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही लद्दाख एक पर्वत है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला काराकोरम ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तीसरा हो जाता है जास्कर और चौथा हो जाता है कैलाश पर्वत श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय कहने का मतलब भारत के 4 मुख्य भारत नहीं मतलब 4 मुख्य पर्वत श्रेणियां इसमें आती है, जो भारत के उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है। और कैलाश को अगर हम हटा दें तो इन तीनों का जो दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो सेम है। सबसे दक्षिण में जास्कर हो गया, उसके बाद लद्दाख हो गया और उसके बाद काराकोरम होगा। अभी हम लोग मानचित्र में इसको देखेंगे भी। देखिए, जैसे ही हम कहते हैं तो जास्कर सबसे दक्षिण में है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी है, उसके बाद काराकोरम श्रेणी है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर आप लोग क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना, तो उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो श्रृंखला वो सही है, कौन सा ऑप्शन सही है दक्षिण से उत्तर की ओर पर्वत के समूह के रूप में, है ना। तो उसमें शायद काराकोरम भी दिया है, तो हम काराकोरम को भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगर ये ऑप्शन रहे तो कैलाश जास्कर लगभग लगभग समान ही है। तो जास्कर, लद्दाख और काराकोरम ये दक्षिण से उत्तर की ओर इसका भौगोलिक अवस्थिति हो गया, है ना। और ये मुख्य रूप से जो हिस्सा है वो ट्रांस हिमालय का है। ट्रांस हिमालय में चट्टानें मुख्यतः पाई जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियल्स है, जैसे सियाचिन, सियाचिन जैसे वियाफो, ठीक है। तो ये सब कुछ मुख्य ग्लेशियल है, जैसे बाल्टोरा, ये मुख्य रूप से क्या है, ग्लेशियल है, हिमनद है, ठीक।
इसके अलावा एक और मुख्य विशेषता होता है ट्रांस हिमालय में कि भारत में सिंधु नदी जब आती है, प्रवेश करती है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच से ही प्रवाहित होती है। सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो भारत के दो मुख्य पर्वत के मध्य में बहती है। एक तरफ हो जाता है लद्दाख और एक तरफ हो जाता है जास्कर। ये भी सवाल अभी नहीं पूछा गया है, और इसमें सिंधु नदी प्रवाहित होती है। आ जाइए। ठीक है, तो भारत में सिंधु नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो उत्तर में लद्दाख और दक्षिण में जास्कर के मध्य से ही प्रवाहित होती है, और जास्कर से ही दक्षिण से निकल करके एक जास्कर नदी भी बहती है जो सिंधु नदी के बाएं तट पे मिलती है। हम लोग नदी वाले में इसका विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो अब रह गई बात काराकोरम के बारे में जानने के लिए। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा कि इसमें 4 मुख्य पर्वत आते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी, है ना। इसको याद रखेंगे। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर आपको हमने बता दिया है। कुछ ग्लेशियल इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सियाचिन हो गया। सियाचिन पर सवाल आने की संभावना होगी कि सियाचिन ग्लेशियल भारत में किस पर्वत पे स्थित है। तो काराकोरम मुख्य रूप से याद रखेंगे, या ट्रांस हिमालय रहेगा तो ट्रांस हिमालय को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब सवाल पूछा जा सकता है। वियाफो, और एक नीचे बाल्टोरा, एक बटूरा भी है, वो अलग है। बाल्टोरा है, बटूरा है, अलग अलग वैली बेस। सियाचिन जो है वो नुब्रा घाटी में है ना। एक शिगार घाटी है, तो अलग अलग घाटियों में भी है, वो सब ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो ट्रांस हिमालय समझ में आ गया। ट्रांस हिमालय का इतना ही छोटा हिस्सा। और चट्टान का प्रकार याद रखेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक, अब आ जाइए हिमालय को देखते हैं। हिमालय को मुख्यतः 3 रूप में बांटा गया है। एक ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय, शिवालिक। तो हिमालय का अगर हम लोग भौगोलिक वर्गीकरण करते हैं तो जो सबसे उत्तर में है वो है महान हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय यानी कि लेसर हिमालय, और इसके दक्षिण में शिवालिक, आउटर हिमालय, शिवालिक। अब इन तीनों का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। प्रश्न उठता है कि अगर हम हिमालय को स्टडी करने जाएं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हिमालय में तो पारितंत्र भी अध्ययन करना होगा आप लोगों को ना, है ना, हिमालय का पारितंत्र भी अध्ययन, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको क्या अध्ययन करना है अगर हिमालय हो जाए तो, जैसे इस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिमालय की उत्पत्ति से आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिएगा तो सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है। इसके अलावा हिमालय में वो कौन कौन सी चोटियां हैं, पिक्स है, जो शिखर है उसके बारे में ज्यादातर पूछा था। जो ग्लेशियल्स है, जो हिमनद है, ये पूछा जाता है। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक में कौन कौन सा पास है, दर्रा है, ये सब सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। तो कुछ मुख्य अब जैसे चट्टानों के प्रकार में हमने बता दिया है, तो संरचना में भी पूछा जा सकता है। अगर संरचना पूछे यानी कि चट्टानों के प्रकार प्रकृति पूछे तो वो भी आप लोग को बता देना है ना। तो मुख्य रूप से हिमालय में इसकी उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है, हिमालय के तीनों श्रृंखलाओं को इसी में हम लोग अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद उसमें कौन कौन सी चोटियां हैं, कुछ हिमनद है, कुछ दर्रा, कुछ अन्य विशेषताएं, जैसे कहीं कहीं पे ना हिल स्टेशन है उसको भी देख लेंगे हम लोग, कहीं कहीं पे ना घास के मैदान है उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो मेनली जो कंपटीशन होता है उसमें इन सब पे सवाल देखिएगा तो बार बार पूछा गया है। हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण इसको देखते हैं। तो आप लोग सबका ये फर्स्ट क्लास है, उधर भी फर्स्ट ही क्लास है ना, तो आगे से इधर पे बैठेंगे आप लोग, ठीक है ना, या आगे बैठ जाएंगे, पीछे तक पता नहीं चलेगा। तो हिमालय के ऐसा तो नहीं कि लग रहा है कि फ्री में है तो पीछे ही बैठे, ऐसा फील तो नहीं हो रहा है ना कि फ्री में आ गए हैं तो कहीं किनारे से बैठ करके देख लेते हैं। आगे में आप लोग बैठ जाइएगा, ठीक है। हैं? कौन फ्री में नहीं है? नहीं, मैं 2 दिन ऑफर था ना फ्री में आने का, 2 दिन ऑफर था फ्री में आने का, आज भी है शायद। नहीं, मेरा कहने का मतलब दूसरा है। मेरा कहने का मतलब कि अगर आप लोग क्लासरूम में आ गए हैं ना तो आधिकारिक रूप से अच्छे जगह पे बैठ जाइए, ये नहीं कि कहीं किनारे बैठ करके कम ग्रहण करेंगे। अब मान लीजिए माइक है तो पहुंच जा रहा है आवाज, माइक नहीं रहता तो फिर दिक्कत होता। तो हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण, किसी टीचर का मेन पर्पस क्या होता है ना कि उसका कोई विद्यार्थी वो सेलेक्ट हो जाए, चाहे वो फ्री में हो, पैसा दे करके हो। फ्री में नहीं पढ़ा तो पैसा दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है।
पैसा का ऑप्शन खुला हुआ है ना? पैसा का ऑप्शन खुला हुआ है, जाकर के दे दीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अब देखिए महान हिमालय, महान हिमालय पे आएंगे, लेकिन इसके आने से पहले हम महान हिमालय के फॉर्मेशन की प्रक्रिया, महान हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति की प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं कैसे हुआ है, क्योंकि यहां से भी एक आध सवाल ना नया तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे विशेष आप लोग ध्यान केंद्रित कीजिएगा, ठीक है? आपका जो कंसंट्रेशन है उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझने में लगा रहे। जब पृथ्वी आग का गोला थी और गोला के बाद जब ठंडा हुई, है ना, तो पूरे के पूरे भूभाग को हम लोग स्थलखंड कहें। बाद में वर्षा हुआ, पानी भी भर गया, ठीक है? तो इसका जो स्थलीय भाग था, जो लैंड वाला हिस्सा था, उसको हम लोगों ने किस नाम से जाना था? पैंजिया के नाम से। और जो जलीय भाग था उसको हम लोग पैंथालासा के नाम से जाने, पैंथालासा। आमिर खान का एक गाना भी है पैंथालासा पे। तो जो जलीय हिस्सा था वो पैंथालासा कहलाया और जो स्थलीय हिस्सा था वो पैंजिया कहलाया। इतना तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि कौन सा जलीय हिस्सा था या कौन सा महासागरीय हिस्सा था। तो पैंथालासा को याद रखिएगा। पैंजिया जो था वो स्थलखंड था, स्थलीय भाग था, और ये था जलीय भाग। आप महासागर के हैं तो जल ही कहते हैं ना, तो जल मंडल को हम लोग पैंथालासा कहें और स्थल मंडल को पैंजिया का नाम दे दिए। ये तो बहुत आसान हो गया। ये क्या है? बहुत आसान है। अब इसको दो भाग में बांटिए, क्योंकि पैंजिया का जब विखंडन हुआ था तो दो भागों में बट गया था, और ये विखंडन हुआ था, एक हम लोगों ने देखा था एरा, जिसका नाम था कार्बोनिफेरस। तो प्राइमरी एरा में हम लोग देखे थे क्या? कॉस्ट डिसिपी देखे थे, पढ़े थे ना? तो ये कार्बोनिफेरस पीरियड में पैंजिया का दो भागों में विखंडन हो गया। यानी कि अब जो पैंजिया है, अगर हम दो भागों में देखें तो ये कॉमन रूप से ऐसे हो गया, दो भाग में बट गया। जो गोल वाला हिस्सा था वो बीच से टूट गया। अब टूट गया तो ये किस काल में टूटा, ये सवाल एक पूछा जा सकता है कि पैंजिया का विखंडन या विभाजन कब हुआ था? तो कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। इसका नॉर्थ वाला उत्तरी भाग क्या कहलाया था? अंगारा लैंड, अंगारा। इसी को लॉरेंशिया भी कहा गया है, इसी को एक नाम दिया गया है लॉरेंशिया, या इसी को कहा गया क्या? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और पैंजिया का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, जिसमें आप लोग सब जानते हैं क्या है? गोंडवाना लैंड। और बीच में एक आप कह सकते दरार ही, उसको टेथिस सागर नाम दिया गया। बीच में क्या कहा गया? टेथिस सागर। तो जैसे ही पैंजिया टूटा, तो बीच वाला जो हिस्सा है वो एक दरार के रूप में था, तो इसको हम लोग टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हिमालय की उत्पत्ति की प्रक्रिया में यहां तक कोई दिक्कत? एकदम स्टार्टिंग से समझे, जब हिमालय था ही नहीं, जब हिमालय था ही नहीं तभी को हम लोग देख रहे हैं। जो लोग लेट आए हैं ना, मतलब कुछ दिनों के बाद, तो उन लोग जाकर के पीछे वाला क्लास देखिए, किसी से नोट्स ले लीजिएगा, जिसमें हम संरचना पढ़ा रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। संरचना वाले में हम लोगों ने देखा था कि एरा क्या होता है ना, ईपो क्या होता है, उसके बाद पीरियड क्या होता है। यानी कि एक बड़े समय को हम लोग अलग अलग कालखंडों में विभाजित कर दिए थे, और उसके बाद सबसे बड़ा कालखंड कहलाया था एरा, उसके बाद ईपो, फिर पीरियड। याद है सब लोगों को? तो यहां तक कोई दिक्कत? कार्बोनिफेरस में पैंजिया का दो भागों में विभाजन हो जा रहा है। अब आगे क्या हुआ कि कार्बोनिफेरस के बाद कौन सा काल आया था? कार्बोनिफेरस के बाद कौन कौन सा काल आया था? सब भूल गए आप लोग? नहीं तो प्लेस्टोसीन होलोसीन बहुत बाद में है ना। जैसे कॉस्ट डिसिपी सूत्र बताए थे ना, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। और इसके बाद ट्रियासिक था, जुरासिक था और क्रिटेशियस था। तो ये क्या? ये मेसोजोइक एरा हो गया। यही तो मेसोजोइक था ना,
एरा में अगर जाए तो मेसोजोइक ही था, सब लोग भूल गए हैं। अब भूल गए हैं तो यही फिर प्रश्न वगैरह आता है यहाँ से। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, पूछा है कि गोंडवाना लैंड कब विभाजित हुआ था। क्वेश्चन बैंक उठाइए आप लोग देखिए, तो गोंडवाना लैंड विभाजित हुआ था जुरासिक काल में। इससे पहले क्या हुआ, कार्बोनिफेरस में कौन सा विभाजन हुआ है, पैंजिया का हुआ है। जब कार्बोनिफेरस का काल में जब पैंजिया दो भाग में टूटा, उसके बाद नहीं ये गोंडवाना लैंड टूटा अलग अलग खंड में। तो गोंडवाना लैंड कब हुआ, जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया। और इसी गोंडवाना लैंड के टूटने से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब जो है अस्तित्व में आया। इससे पहले क्या था, सब एक ही साथ एक ही स्थलखंड का भाग था, उसको हम लोग गोंडवाना लैंड का नाम दिए थे। अब एक सवाल रहे कि आरंभिक समय में मेडागास्कर किसका हिस्सा था, इसी गोंडवाना लैंड का। अगर पूछ दे कि मेडागास्कर किसका हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड का। तो जितना भी आप देख रहे हैं दक्षिणी महाद्वीप, वो सब का सब गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। अब इस गोंडवाना लैंड का जब विभाजन हुआ जुरासिक काल में, तो जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड से जब टूटा तो भारत आया, और मतलब और भी देश आए थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। तो इंडिया क्या हुआ ना कि 2 सेंटीमीटर प्रति साल उत्तर की ओर खिसकना शुरू कर दिया, उत्तर की ओर खिसकना शुरू कर दिया था। तो जब जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड से टूट करके जब भारत उत्तर की ओर खिसकना शुरू कर दिया था, ठीक है, तो टेथी सागर का जो मतलब ये सब अब टूट गया है, ये सब अलग अलग छितर गया है। तो जो टेथी सागर में मलबा था, है ना, यही मोड़ पड़ा और हिमालय का रूप ले लिया था। तो फिलहाल इतना आपको याद हो गया है ना, जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ था। अब इसको आगे हम मानचित्र में समझाते हैं। समय सारणी याद रखना है हमेशा, जब तक आपको पूरा फिजियोग्राफी चल रहा है ना, आप लोग जा करके टाइम टेबल जरूर एक बार फिर से देख लीजिएगा। समय सारणी रहेगा ना तो बहुत सारा प्रश्न छूटेगा ही नहीं। क्योंकि अभी आप लोगों को ना प्लेन्स पढ़ाना, मैदान, अब मैदान में जैसे होगा तो उसमें 2 काल चलेगा, प्लीस्टोसीन और होलोसीन चलेगा, है ना, क्योंकि उसी में हम बांगर खादर कब बना ये बताएंगे। तो पूरा का पूरा समय सारणी पे आप लोग एक बार फिर से फोकस कर लीजिएगा। वो रिकॉर्डिंग वीडियो भी आप लोगों को मिला होगा, वो देख लीजिएगा। यहाँ पे भारत का पूरा मैप नहीं है। तो जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ है, तो भारत अब क्या है कि धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसकना शुरू कर दिया था, उत्तर की तरफ खिसकना शुरू किया। एक सवाल यहां से पूछा गया है कि गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद भारत किस दिशा में खिसका था, भारत किस दिशा में खिसका, या गति किस दिशा में इसकी थी, तो नॉर्थ की तरफ थी, उत्तर की तरफ थी, आप लोग याद रखेंगे। लेकिन अगर यही सवाल पूछे कि दक्षिण अमेरिका किधर की ओर खिसका, फिर पश्चिम की ओर। स्वाभाविक है कि अगर एक भूखंड आप लोग आप लोग वर्ल्ड मैप देखिएगा तो सबसे पश्चिम में साउथ अमेरिका दिखेगा, सबसे पश्चिम में क्या दिखेगा आप लोगों को, साउथ अमेरिका दिखेगा, आप लोग देखिएगा। उसके बाद फिर आपको क्या दिखेगा, अफ्रीका दिखेगा, तब मेडागास्कर दिखेगा, तब आप थोड़ा सा नॉर्थ में इंडिया को देखेंगे, है ना। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया किस दिशा में खिसका होगा, ऑस्ट्रेलिया पूरब में खिसका होगा, ऑस्ट्रेलिया पूरब में आया होगा। तो भारत उत्तर में गया, अफ्रीका पश्चिम में गया, साउथ अमेरिका पश्चिम दिशा की तरफ सबका खिसकाव हुआ। तो हम लोग जो वर्ल्ड मैप देखते हैं ना, वो अभी हम लोग देखते हैं तब जब सब स्थल खंड के अपने अपने जगह को प्राप्त कर चुका है ना। अभी भी लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप जो है ना नॉर्थ की ओर खिसक ही रहा है। तभी हिमालयन क्षेत्र में क्या होता है, भूकंप आते रहता है, और एवरेस्ट की ऊंचाई कम से कम थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है ना, तभी 8,850 मीटर बताया जाता है। अब बताया जाता है 8,850 मीटर। तो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर खिसकने का जो प्रमाण है वो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी भी देता है कि अभी भी भारतीय प्लेट क्या है, गतिशील है, और इसका उत्तर की तरफ खिसकाव अभी भी जारी है। यही कारण है कि हिमालयन क्षेत्र में बहुत ज्यादा भूकंप आते रहते हैं। कोई भरोसा नहीं है कि अभी भी भूकंप आ सकता है, हिमालयन क्षेत्र में कोई भरोसा नहीं है। नेपाल में देखिए भूकंप आते ही रहता है। तो हिमालय की उत्पत्ति की प्रक्रिया में अब आगे देखिएगा कि जैसे ही भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ खिसक रहा था, और इसी समय क्या हुआ था कि अंगारा लैंड या यूरेशियाई प्लेट ये दक्षिण की तरफ बहुत धीमी गति से, बहुत धीमी, इसकी गति तुलनात्मक रूप से अधिक थी, ज्यादा थी। तो जब उत्तर की ओर लैंड खिसका और दक्षिण से
भारतीय प्रायद्वीप यानी कि इंडियन प्लेट गतिशील था, तो बीच में टेथी सागर था। अब इस टेथी सागर में जितना भी डिपोजिट्स था, जितना भी मलबा था, मलबा क्या है, नदियों के द्वारा लाया गया सैंड है, क्ले है, मड है, यानी कि जितना भी मलबा है, वो सब क्या हुआ कि धीरे धीरे उसमें मोड़ पड़ना शुरू कर दिया, मोड़ पड़ना शुरू कर दिया। अब मान लीजिए कहीं पे भी कुछ आप दबाइए, है ना, अब यहीं का भूखंड है, अगर दबाव पड़ेगा दो तरफ से तो उठेगा ही उठेगा। तो टेथी सागर के मलबा पे मोड़ पड़ा, और यह मोड़ धीरे धीरे हुआ है, इकट्ठे नहीं हो गया है। पहला बार इयोसीन काल में हम लोग पढ़ रहे थे कि हिमालय का उभार होना शुरू हो गया था, ओलिगोसीन काल में महान हिमालय बन गया था। उसके बाद इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन काल में क्या है, मध्य हिमालय आ गया था। मायोसीन काल में आया था ना, मायोसीन, इसमें मध्य हिमालय आ गया था। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, उसके बाद प्लायोसीन था। प्लायोसीन में क्या, शिवालिक में उभार होना शुरू हो गया था। और प्लीस्टोसीन काल में शिवालिक अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर लिया था, यानी कि वो 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई लगभग प्राप्त कर लिया था। कब, प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन के आरंभिक काल में ही अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर लिया था। तो हिमालय की उत्पत्ति की प्रक्रिया में हिमालय का जो उत्थान होता है या बनता है, वो 3 स्टेज में बनता है, 3 स्टेज में बनता है। फर्स्ट फेज में महान हिमालय बनता है। कब, ओलिगोसीन काल में। आप लोगों को हम टर्शियरी काल जब पढ़ा रहे थे तो उसमें उसका 4 डिवीजन किए थे, है ना, और सेनोजोइक का 2। तो टर्शियरी काल को जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे क्या, कोड बताए थे EOMP। और सीनोजोइक या कैनोजोइक का 2, प्लीस्टोसीन और होलोसीन, है ना। और इससे पहले क्या था, मेसोजोइक था, TJC वाला था, है ना। तो इयोसीन काल में हिमालय में उभार होना शुरू हो गया था, तभी जाकर कि ओलिगोसीन काल में महान हिमालय बन गया था। और इसके बाद मायोसीन काल में मध्य हिमालय, प्लायोसीन काल में शिवालिक बनना शुरू हो गया था, और प्लीस्टोसीन काल में शिवालिक बन गया था, है ना। तो इसको याद रखिएगा। यही कारण है कि इयोसीन के समय आप देखिएगा तो 70 मिलियन ईयर्स लिखा है, 70 मिलियन ईयर्स, है ना, यानी कि 7 करोड़ साल पहले का हिमालय है। हिमालय कितना पुराना हो गया, 7 करोड़ साल पहले का। और आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता कब पढ़ते हैं, मोटा मोटी 2000 BC, है ना, 2500 से 1750 BC, यही ना, 1750 BC तक हम लोग पढ़ते हैं, मात्र इतना ही है। हम लोग इसके आगे कहाँ तक आ गए हैं, इसके बाद ये शून्य हुआ होगा, उसके बाद अभी हम लोग 2024 में हैं। तो इतना ही ना मानव सभ्यता का इतिहास हुआ। हिमालय कितना पुराना हुआ, 7 करोड़ साल पुराना हो गया। 7 करोड़, सोच लीजिए, जब कुछ नहीं होगा तो भी हिमालय होगा। और उससे भी पुराना कौन हुआ, अरावली, वो कब का है, वो 700, लगभग 640 उसमें दिया होगा, है ना। तो पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन आयु से लेकर के लगभग 650 मान लीजिए, है ना, साल पुराना, मिलियन साल पुराना हो गया, ठीक है। तो ये अरावली का काल हो गया, मतलब अरावली सोचिए कितना पुराना होगा। तो इसका फॉर्मेशन की प्रक्रिया लिखवा दें या लिख लीजिएगा आप लोग अपने से, लिखिए लिखिए, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसमें प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। लिखिए, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखवाते हैं जहां से सवाल सीधा आ जाए, है ना। लिखिए, आरंभिक काल में सारे स्थलखंड एक थे जिसे पैंजिया नाम दिया गया। आरंभिक समय में, आरंभिक कहने का मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सही, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सही। तो आरंभिक समय में सारे स्थलखंड एक ही साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया नाम दिया गया था, या जिसे पैंजिया कहा गया था। पैंजिया के चारों ओर आरंभिक समय में सारे स्थलखंड, कहने का मतलब कि भारत, अफ्रीका, यूरोप सब एक साथ जुड़ा हुआ था। तो सारे स्थलखंड एक साथ जुड़े थे, जिससे पैंजिया कहा गया, पैंजिया नाम दिया गया। जिसे पैंजिया कहा गया था। इस पैंजिया के चारों ओर, इस पैंजिया के चारों ओर जलीय भाग था,
जलीय भाग था या जलीय आवरण था, जल था, इसे पैंथालासा कहा गया, पैंथालासा कहा गया। बगल में लिख दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों करके, जलीय भाग को नहीं तो फिर आप लोग एग्जाम में ना जलीय भाग को पैंजिया टिक लगा दीजिएगा। तो पैंथालासा कहा गया। अब लिखेंगे कार्बनीफेरस काल में, कार्बनीफेरस काल में, कार्बनीफेरस काल में पैंजिया का, कार्बनीफेरस काल में पैंजिया का दो भागों में विखंडन हो गया, डिवीजन हो गया, दो भागों में विखंडन हो गया, विखंडन हो गया, पैंजिया का दो भागों में विखंडन हो गया। पैंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेंसिया खंड या लॉरेंसिया कहा गया, लॉरेंसिया ऑब्लिक अंगारा लैंड। पैंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेंशिया या अंगारा लैंड कहा गया, और दक्षिणी भाग को, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। बीच के गैप वाले भाग को हम लोगों ने तेथिस सागर कहा। इसको हालांकि जियोसिंक्लाइन कहते हैं, भूसनती कहते हैं। बीच वाले भाग को तेथिस सागर कहा गया। अब जहां पे आप लोग कार्बनीफेरस से लिखे वहां पे भी क्वेश्चन आएगा, उस पे भी आप लोग क्वेश्चन का मार्क कर दीजिएगा। ये पूछा जा सकता है कि पैंजिया का विभाजन किस काल में हुआ था, तो पैंजिया का विभाजन कार्बनीफेरस काल में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग तेथिस सागर तक सारा लिख लिए हैं। बीच वाले भाग को हम लोग, बीच वाले जलीय भाग को हम लोग तेथिस सागर कहें। अब इसी जलीय भाग में क्या है ना कि जो नदियां हैं नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ वाली, अब वो गिरेंगी तो अपने साथ जितना भी डिपोजिट्स लेकर के आएगी सब तेथिस सागर में जमा करते जाएंगी। लेकिन तेथिस सागर का जब बनना और उसके बाद गोंडवाना लैंड में भी हलचल होगा। अब जुरासी काल जैसे ही आया, जुरासी काल आया, तो जुरासी काल में गोंडवाना लैंड विभाजित हुआ है। तो आप लोग आगे लिखिएगा कि जुरासी काल में गोंडवाना लैंड, जुरासी काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया, का विखंडन हो गया। जुरासी काल में गोंडवाना लैंड का विखंडन हो गया, जुरासी काल में गोंडवाना लैंड का विखंडन हो गया, जुरासी काल में गोंडवाना लैंड का विखंडन हो गया। और जुरासिक पे भी क्वेश्चन आप लगा दीजिएगा, पूछा जा सकता है सवाल, एक आध सवाल आया भी अलग पीसीस में। और यही दो पकड़ना रहेगा, पैंजिया का विभाजन और गोंडवाना लैंड का। दोनों एक नहीं है, आप लोग समझेंगे। पैंजिया से लॉरेंसिया अंगारा लैंड भी आया है और पैंजिया से गोंडवाना लैंड भी आया है। तो पैंजिया का विभाजन हुआ है कार्बनीफेरस काल में, लेकिन गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ है जुरासिक काल में, है ना। तो गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद से अलग अलग जो कंटिनेंट है वो अलग अलग दिशा की ओर गतिशील हो गए थे। जैसे साउथ अमेरिका पश्चिम की तरफ उसका गति रहा, ठीक, अफ्रीका भी पश्चिम की तरफ। लेकिन इसी गोंडवाना लैंड से जो भारतीय इंडियन कंटिनेंट है वो नॉर्थ की तरफ हल्का सा गतिशील हो गया, है ना। तो आप लोग लिखिएगा गोंडवाना लैंड के विभाजन से ही, गोंडवाना लैंड के विभाजन से ही दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका सब कंटिनेंट है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, चाहे तो आप अफ्रीका महाद्वीप लिख सकते हैं, अफ्रीका, भारत, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, तथा अंटार्कटिका अलग अलग दिशा की ओर गतिशील हुए थे। नहीं, नॉर्थ अमेरिका अंगारा लैंड से, नॉर्थ अंगारा लैंड से, ठीक है, यूरोप अंगारा लैंड से, रसिया अंगारा लैंड से, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका इसका मतलब क्या है कि वो दक्षिण की तरफ गया होगा। आप लोग एटलस देखिएगा तो सब दिशा मालूम चल जाएगा, बस अंटार्कटिका ही। कौन कौन सा बात, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, तो मेजर यही था।
अभी भी तो यही ना है, इसके अलावा भी कुछ है और नहीं है ना, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया की जगह ओशनिया कर सकती हैं, न्यूजीलैंड भी उसी का हिस्सा है। तो ये सब जब आया तो इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन जो इंडिया है, भारत है, वो उत्तर की ओर गतिशील हो गया था। लिखिए इसके आगे कि इन सब में भारत उत्तर की ओर गतिशील होने लगा था, गतिशील होने लगा था। मतलब 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बताया, मतलब बहुत कम हो गया ये। 2 सेंटीमीटर गति की जो दर थी हर साल था, एक साल में मात्र 2 सेंटीमीटर ही था। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर की ओर गतिशील होने के कारण क्या लिखे आप लोग, गतिशील हुआ ना, हाँ ठीक है, गतिशील हुआ। उसके बाद आप लोग आगे लिखिए, पैंजिया के विखंडन से बना अंगारा लैंड, अंगारा लैंड इसी समय क्रमशः, इसी समय धीरे धीरे दक्षिण की तरफ गतिशील हो रहा था। इसी समय धीरे धीरे दक्षिण की तरफ गतिशील हो रहा था। मतलब इसकी गति और कम थी। इंडियन प्लेट 2 सेंटीमीटर की तरफ से था तो वो 0.1 होगा मोटा मोटी, मतलब वो बहुत कम दर से साउथ की तरफ खिसक रहा था। ठीक है, तो अंगारा लैंड हो गया और भारतीय उपमहाद्वीप हो गया। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये हम प्लेट मान लेते हैं या इसी को उपमहाद्वीप मान लेते हैं और इसको हम लोग अंगारा लैंड मान लेते हैं। तो इसके बीच में जो टेथी सागर था, तो इस टेथी सागर में लगातार क्या हुआ कि नदियों के द्वारा मलबों का इकट्ठा होना शुरू हो गया था, है ना। कई करोड़ साल लगा था इसको भरने में। अब जब नॉर्थ की तरफ से फोर्स और साउथ की तरफ से फोर्स लगा तो इसके बीच का जो मलबा था, यानी कि टेथी सागर में जो भी मलबा था उसमें मोड़ उत्पन्न होने लगा, और मोड़ उत्पन्न होने के बाद ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, है ना। तो आप लोग आगे लिखिएगा कि इन दोनों भूभागों के खिसकने से, इन दोनों भूभागों के आमने सामने खिसकने से, टेथी सागर के मलबे में मोड़ उत्पन्न हुआ, मोड़ उत्पन्न हुआ। इसके फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक नोट नीचे डाल देंगे, नोट करके कि हिमालय की सभी श्रृंखलाएं एक ही समय में ना उत्पन्न होकर के, हिमालय की सभी श्रृंखलाएं यानी कि महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, हिमालय की सभी श्रृंखलाएं, बहुत शॉर्ट में लिखवा रहे हैं टीचर के लिए। जो टीचर एग्जामिनेशन है ना, अगर यही बीपीएससी रहता तो उसको और अच्छे से बड़ा से लिखाते। उसमें क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बताते और ये बताते कि इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के खिसकने से टेथी सागर में मलबों में मोड़ उत्पन्न हुआ था। लेकिन चूंकि आपका टीचर है तो उसमें स्टैंडर्ड ना कम रहेगा, ज्यादा पढ़ना भी हानि कर जाएगा, क्योंकि उस स्तर का सवाल पूछेगा नहीं। तो नोट में डालेंगे कि हिमालय की सभी श्रेणियां एक ही समय में ना बन करके अलग अलग समय में बनी है। अब यहां इतना लाइन बोलने के बाद आपके दिमाग में वो सब बातें आ गई जब हम बताए थे, सब लोग के दिमाग में आ गया, इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। तो हिमालय की सभी श्रृंखलाएं एक समय में ना बन करके 3 चरणों में बनी हैं, अलग अलग स्टेजेज में बनी हैं। सबसे पुराना कौन सा हो गया फिर हिमालय के तीनों श्रृंखला में? महान हिमालय। सबसे नया शिवालिक हो गया। अब बीच में मध्य हिमालय देकर के फंसाता है ना, बीच में मध्य हिमालय। और चूंकि मध्य हिमालय की अलग अलग रेंज हमने बताया था, जैसे हम क्या बताए थे, धौलाधर बताए थे, पीर पंजल बताए थे, नागटिब्बा बताए थे, है ना। तो नोट में आप लोग डाल दीजिएगा कि हिमालय की सभी श्रृंखलाएं एक समय ना बन करके अलग अलग स्टेज में या अलग अलग समय में बनी है ना। ठीक है, अब और आगे विस्तार आप लोग दे सकती हैं। जैसे ओलिगोसिन काल में महान हिमालय बना है, इतना भी नहीं पढ़ना है टीचर वाले एग्जाम में। ओलिगोसिन काल में महान हिमालय, मायोसिन में मध्य हिमालय, मायोसिन में
मध्य हिमालय। और आरंभिक शुरुआती प्लीस्टोसीन काल में, क्योंकि प्लायोसीन में तो शिवालिक का उभार हो रहा था, तो आरंभिक प्लीस्टोसीन काल में शिवालिक बना था। शिवालिक, ये सब आप लोग को पहले हमने बता दिया है, ये सब पहले हमने बता दिया है। अब ये इस तरीके से ना हिमालय बना है। अब इसी हिमालय का अब जब डिवीजन किया गया है तो इसका कुछ विशेषता हम लोग पढ़ेंगे। हिमालय का जब भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है, महान हिमालय, लघु हिमालय, इसी को अलग अलग हम लोग टुकड़ों में पढ़ने वाले हैं। तो महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, इन सब के बनने की प्रक्रिया मालूम हो गई है ना। सवाल क्या पूछा जा सकता है कि महान हिमालय किस काल का है, फिर आप लोग क्या बताइएगा, किस समय का है? ओलिगोसिन, ठीक है। अब महान हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण 3 भागों में हमने कर दिया है। अब अलग अलग विशेषता देखते हैं सारे हिमालय का। जैसे ही ग्रेटर हिमालय कहते हैं, तो ग्रेटर हिमालय का मतलब क्या होगा? इसका नामकरण इसलिए दिया गया है कि हिमालय का सबसे पुराना और सबसे विस्तार इसी हिमालय का है, इसलिए इसका नामकरण क्या कर दिया गया है? ग्रेटर हिमालय। और इसी ग्रेटर हिमालय पे ग्लेशियर्स ज्यादा है, इस कारण से इसको हिमाद्री भी कहा गया है। आप लोग इसका एक और नाम सुने होंगे ना, हिमाद्री। तो हिमाद्री इसलिए कहा गया है कि हिम जो है इसके ऊपर सर्वाधिक मात्रा में है, तो हिम के सर्वाधिक जमाव के कारण हिमाद्री भी इसको कहा गया है। तो ग्रेटर हिमालय के इस भाग को आप अब पढ़िएगा। जैसे ही ग्रेटर हिमालय की बात होती है तो आप देखिए यहाँ पे हिमालय का ये हिस्सा दिखाई देगा। जो महान हिमालय है, महान हिमालय, इस हिमालय का विस्तार कितना है? यह हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और जब उत्तर पूर्वी पहाड़ियों को जोड़ लेंगे तो इसका जो लंबाई है वो 2500 हो जाता है। तो 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नमचा बरवा तक है। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नमचा बरवा तक है। नंगा पर्वत के पास भी हिमालय का एक तीखा मोड़ है। यहाँ पे भी देखिएगा हिमालय जो है तीखा मोड़ है, इस कारण से हिमालय की जो यहाँ दिशा है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होना शुरू हो जाता है। तो ये महान हिमालय का विस्तार हो गया। महान हिमालय की चौड़ाई अलग अलग किताबों में अलग अलग दी गई है। मोटा मोटी 160 से 250, कहीं कहीं 300 भी दे दिया गया है, तो चौड़ाई पूछने की उम्मीद कम रहती है। लंबाई पूछा जाएगा लगभग कितना है? 2400 किलोमीटर है। महान हिमालय की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि विश्व के टॉप 10 जो हाईएस्ट पीक्स है, विश्व की 10 सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं, वो महान हिमालय में ही पाई जाती हैं। मतलब टॉप 10 में और भी देश में जो भी पर्वत, जैसे रॉकी हो गया, जैसे आल्प्स हो गया, जैसे एंडीज हो गया, इन सब में नहीं है। विश्व की सर्वाधिक 10 ऊंची चोटियां हिमालय में, यानी कि महान हिमालय में ही अवस्थित है। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम कहते हैं एवरेस्ट, तो एवरेस्ट एंडीज का पार्ट है नहीं ना, महान हिमालय का ही है। जैसे हम कहते हैं कि कंचनजंगा, जैसे मकालू कहते हैं, नंदा देवी कहते हैं, ये सब महान हिमालय की ऊंची चोटियां हैं। तो विश्व की टॉप 10 हाईएस्ट पिक भी है, पिक जो है वो सब महान हिमालय में स्थित है। महान हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण हिमनद भी है, जैसे गंगोत्री है ना, ठीक है, जैसे मिलाम, जैसे सिक्किम में एक है जेमू। ये सब का सब जो हिमनद है वो सब महान हिमालय से ही निकलता है, स्थित है ना। तो महान हिमालय की कुछ विशेषताओं को आप ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये हो जाता है कि इसमें जो चट्टानें हैं वो कैसी होंगी? तो महान हिमालय के बाहरी भाग और आंतरिक भाग हम लोग दोनों देखे थे इससे पहले वाले क्लास में। किस प्रकार की चट्टान होगी महान हिमालय के आंतरिक भाग में? आर्कियन वाली चट्टान होगी, है ना। तो महान हिमालय के गर्भ में आर्कियन चट्टानें हैं। और बाहरी भाग पे कौन सी चट्टान है? सेडिमेंट से बन रहा है ना। तेथी सागर में क्या हुआ? मलबा जमा है, तो उससे क्या हुआ? अवसादों के जमाव से कौन सा चट्टान बनेगा? अवसादी चट्टान बनेगा। तो महान हिमालय के बाहरी भाग में अवसादी यानी कि परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स पाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो यही सवाल पूछा जाता है ना कि महान हिमालय में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो महान हिमालय का निर्माण ही टेथी सागर के मलबा से हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि अवसादों के जमाव से हुआ है। तो मुख्य रूप से कौन सा चट्टान होगा? अवसाद, अवसादी चट्टान हो जाएगा। जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, यही सब होगा यहाँ पे।
अब यही सवाल पूछा जाए कि हिमालय की चट्टान नई है या अरावली की चट्टान नई है? हिमालय की नई है। अरावली की चट्टान फिर किस प्रकार की चट्टान हो गई? आर्कियन क्रम की हो गई, जैसे ग्रेनाइट हो गया, जैसे नीस हो गया, जैसे सिस्ट हो गया, यही सब चट्टान मिलेगा ना। ठीक है, तो महान हिमालय की ये सब मुख्य विशेषता रहा। तो आपको नोट करना होगा तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज पीपीटी में सारा लिखा हुआ है। है ना। महान हिमालय की पूरब से पश्चिम लंबाई, इसका मतलब नंगा पर्वत से लेकर के नमचा पर्वत तक इसका विस्तार कितना है? लगभग 2500। कहने का मतलब उत्तर पूर्वी पहाड़ी भी आ गई है, अदरवाइज इसका 2400 किलोमीटर ही मुख्य रूप से विस्तार माना जाता है। एनसीईआरटी 2500 लिखा है, मतलब कि उत्तर पूर्वी पहाड़ियां भी इसमें जोड़ दिया है। तो लगभग 2400 या 2500 किलोमीटर की है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 160 से लेकर के 400 किलोमीटर के मध्य है। महान हिमालय और काराकोरम के बीच में, चूंकि ये रेन शैडो जोन आ जाता है, ये क्या है? रेन शैडो जोन, यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। इस कारण से ठंडा मरुस्थल भी वहां पाया जाता है। लिख लीजिए, यही सब तो काम आने वाला है। महान हिमालय की लंबाई बेसिकली पूछा जाएगा, तो लंबाई 2400 लगाइएगा, 2400 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण इसकी जो चौड़ाई है वो 160 से 400 किलोमीटर के बीच में है। हिमालय का अध्ययन क्या जलवायु के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हम लोग अगर हिमालय पढ़ते हैं तो जलवायु के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिकली मानसून के लिए, है ना। हिमालय के कारण ही तो मानसूनी हवाएं भारत में वर्षा करा रही हैं, नहीं तो कहाँ निकल जाती? उत्तर की तरफ और निकल जाती, वो चाइना होते रसिया की तरफ मुड़ जाती। हिमालय है कि वो मानसूनी हवाओं को रोक करके वर्षा कराता है। तो महान हिमालय की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 160 से 2400 किलोमीटर है। और उसके बाद विश्व की 10 ऊंची चोटियां महान हिमालय में है। तो आप कुछ चोटियों को ना लिखिएगा, नहीं हो पाया। इसको ना 2400 ही किए रहिएगा, अपने दिमाग में 2500 भी लेकर के चलेंगे, ताकि दिमाग में वो उत्तर पूर्वी पहाड़ियां भी बना रहे। क्योंकि ग्रेटर हिमालय जब हम कहते हैं तो ग्रेटर हिमालय की स्पेसिफिक जो चौड़ाई लंबाई है वो 2400 किलोमीटर ही है। हो गया। और इतना ही लंबाई ना मध्यवर्ती मैदान का भी है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र कितना लंबा है? तो 2400 किलोमीटर, वो भी लंबा है। और मध्य हिमालय चूंकि खंडित हो गया है, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, तो उसकी चौड़ाई हम लोग नहीं पढ़ते हैं। शिवालिक और भी टुकड़ों में बट गया है, तो हम लोग उसको नहीं पढ़ते। लेकिन महान हिमालय क्या है? इसके लिए एक शब्द होता है अविच्छिन्न। देखिएगा एनसीईआरटी में लिखा होगा अविच्छिन्न। अविच्छिन्न का मतलब क्या हो गया ना, कि पूरा रेंज है, बीच में कहीं भी इसका पार्टीशन नहीं हुआ है। लेकिन वही मध्य हिमालय में देखिएगा तो धौलाधर अलग आ रहा है ना, पीर पंजाल अलग आ रहा है, मसूरी अलग आ रहा है, नागटिब्बा महाभारत अलग आ रहा है। तो मध्य हिमालय क्या है कि वो टूट गया है। लेकिन महान हिमालय क्या है? एकदम कंटिन्यूअसली है, अनवरत है, अविच्छिन्न रूप से है। हो गया ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब महान हिमालय में अगर हमने कहा कि विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी है, तो एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी हो गई। अभी हम लोग भारत, नेपाल, चीन बाद में करेंगे। अभी क्या है कि महान हिमालय की टॉप 10 वो चोटियां जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो पहले नंबर पे आ गया कौन सा? एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, 8848 मीटर इसकी हाइट है। दूसरे नंबर पे कंचनजंगा है, तीसरे नंबर पर मकालू है, चौथे पे धौलागिरी है, पांचवें पे नंगा पर्वत है। ये सब पूछा जाता है कि कौन सा भारत में है, कौन सा भारत से बाहर है। तो हिमालय की वो चोटियां जो भारत में स्थित नहीं है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, तो टॉप 10 को ना याद रखेंगे। जैसे मकालू, तो मकालू का मतलब ये नहीं लगे कि वो कहाँ पे उत्तराखंड में है, ऐसा नहीं, वो नेपाल में है। धौलागिरी, धौलागिरी नेपाल में है, धौलाधर भारत में है। धौलाधर एक पूरा का पूरा क्या रेंज है, पर्वत है। लेकिन धौलागिरी क्या है? चोटी है, वो नेपाल में है। नंगा पर्वत इंडिया में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी इंडिया में है, कामेत इंडिया में है, नमचा बरवा इंडिया में है, और गुरला मान्यता ये नेपाल में है ना। तो हिमालय की टॉप 10 चोटियों में याद रखेंगे, कुछ नेपाल में है, कुछ भारत में है।
सर्वाधिक ऊंची चोटी नेपाल में। लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? कंचनजंगा, 8,598 मीटर। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? K2, 8,611 मीटर। इन सबको ना कम से कम हाइट तो आपको एकदम से याद नहीं, और हाइट पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन ये जरूर याद रखेंगे कौन सा नेपाल में है, कौन सा इंडिया में है। तो आप लोग क्या करेंगे ना कि अपने कॉपी में ऐसा भी बना देंगे, हिमालय की 10 चोटियां, हिमालय की चोटियां, और एक तरफ क्या कर देंगे कि भारत कर देंगे, और एक तरफ नेपाल ऐसे कर देंगे। और अब आप लोग इसमें जो भारत में है भारत वाले ग्रुप में डाल दीजिए, और जो नेपाल है उसको नेपाल वाले में, ताकि ना अंतर पता रहे। ऐसा ना हो कि अगर पूछे कि अन्नपूर्णा किस देश में है तो भारत मत कर दीजिएगा। हिमालय की वो चोटी है वो नेपाल में है, गुरला मानता नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, मकालू भी नेपाल में ही है, एवरेस्ट तो है ही, सबको पता है। एक सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी चोटी हिमालय की नहीं है, वैसे इसी में गुरु शिखर का डाल दे, तो क्या गुरु शिखर हिमालय में है? नहीं है, ठीक है। तो ये सब भी आप इस पॉइंट से याद रखिएगा। ऐसा ना फील हो कि धौलागिरी तो लगता है कि हिमालय का नहीं है, पश्चिमी घाट का है ना। ये भी आपको फील करा सकता है एग्जामिनेशन में। नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नमचा बरवा, गुरला मांधाता, ये सब नेपाल में महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखेंगे। अब महान हिमालय में कुछ ग्लेशियल्स है। अच्छा नहीं हो पाया, एकदम से राइटिंग आप लोग बनाना शुरू कर दिए हैं, थोड़ा थोड़ा सा बिखरते भी रहना चाहिए, ये टाइम ज़्यादा लग जाएगा। क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा आप लोग ऐसा लिखिए तो टेढ़ा भागते रहे, तो उसमें आपका स्पीड बना रहेगा। बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा, कुछ पॉइंट बाद में मालूम चले तो आप लोग लिखते भी जाइएगा। जैसे अचानक से आपको मैं बता दूं कि नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, तो आपके पास एक जगह होना चाहिए कि आप सागर माथा लिख सकें, ठीक है। अब जैसे कंचनजंगा है, भारत के किस राज्य में है? सिक्किम नेपाल बॉर्डर पे है, तो भारत के किस राज्य में अगर है तो सिक्किम मारिए सीधा। आगे बढ़े। अब ग्लेशियल का नाम याद रखेंगे। हिमालय में मुख्य रूप से 3 ग्लेशियल पाया जाता है। एक हो जाता है मिलाम, दूसरा गंगोत्री, और तीसरा जेमू। ये महान हिमालय का ही पार्ट है, और यहाँ से भी सवाल नहीं बना है यहाँ से किसी प्रकार का। यानी कि महान हिमालय में जो हिमनद है, हिमनद, देखिए हिमनदों का भी अपना एक भौगोलिक महत्व होता है। हिमनद क्या है? अपना एक एक तरीके से आप कहिए कि बर्फ का जो एकत्रीकरण हो जाता है उसी को हम लोग हिमनद कहते हैं। और हिमनद भारत में देखेंगे तो कई नदियों का सोर्स है, और नदियां भारत की लाइफ लाइन है, पूरा का पूरा जीवन का आधार है। कृषि तो है ही, लेकिन उसी कारण नदियां जो क्या है, भारत में जीवन का आधार है। तो हिमनदों का अपना एक भौगोलिक महत्व ही है। यही कारण है कि इस समय ना हिमनदों के पिघलने की दर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये इन्वायरमेंट जो पर्यावरणविद हैं उनके लिए बहुत चिंता का बात हो गया है। क्या हिमनद के पिघलने से सी लेवल ऊपर आएगा? आएगा, आएगा, है ना। तो मुख्य हिमनद को भी आप याद रखिएगा। अब जैसे ही महान हिमालय की बात हो गई है तो कुछ प्रमुख दर्रा भी है, जैसे बड़ा लाचला है, जोजिला है ना, जैसे सिपकिला है। तो इन सब दर्रों को ना हम एक बार इकट्ठे एक ही साथ इसलिए पढ़ेंगे कि दर्रा लगभग मान लीजिए कि 20-25 दर्रा हम करा देते हैं। 20 दर्रों का नाम, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक सब में थोड़ा थोड़ा दर्रा है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी तो दर्रा है, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, सिनकोटा, ये सब जो दर्रा है। तो दर्रों का जो अध्ययन है हम लोग इकट्ठे लास्ट में कर लेंगे। दर्रा ऐसे नहीं पूछा जाता है कि कौन से पर्वत पे या महान हिमालय या लघु हिमालय अलग अलग करके पूछा नहीं जाता है। तो दर्रा हम लोग इकट्ठे पढ़ लेंगे, और दर्रा किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में उसको भी हम लोग अलग से देख लेंगे। एक पूरा का पूरा जो पेज रहेगा ना वो दर्रा का हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो मालूम चला कि 2 दर्रा इधर पढ़ रहे हैं, 4 दर्रा उधर पढ़ रहे हैं, 6 दर्रा उधर, तो ये ना पूरा का पूरा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तो ठीक नहीं रहेगा। इकट्ठे हम बता देंगे। अब इसके बाद देखिए लघु हिमालय। जैसे ही लघु हिमालय कहते हैं तो इसका मतलब ये हो कि महान हिमालय के ये दक्षिण में है और महान हिमालय के बाद बना होगा। तो 2 समझ आपको क्या जाता है कि जो लघु हिमालय है वो महान हिमालय के दक्षिण में है और महान हिमालय के बाद ये बना है। तो कब बना है? मायोसिन काल में मध्य हिमालय बना है,
चट्टान वैसा ही होगा सेम जैसा महान हिमालय में है, क्योंकि सब टेथी सागर से ही बन रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो महान हिमालय कब बना था? लगभग 10 बार बोल दिए इसी क्लास में। कब बना था? 7,000 करोड़ तो हमने नहीं बताया है। 7 करोड़ साल पहले। लेकिन ओलिगोसिन काल याद रखेंगे। ओलिगोसिन, जब ये सब बोला जा रहा है टेक्निकल वर्ड ज्योग्राफी का ना, ओलिगोसिन, जब कुछ टेक्निकल वर्ड बताया जा रहा है इसका मतलब क्या है कि ये प्योर ज्योग्राफी है। आपको ना यहाँ समझ लेना है। आप हमसे 5 बार पूछिए कि ये क्या है क्या है क्या है, ठीक है ना? जैसे हम कह रहे हैं जुरासिक, तो आपको ना घर पे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हमने बहुत सीमित इसलिए बताया है क्योंकि 1.5-2 घंटे की क्लास लगभग चल गई यहाँ पे खूब विस्तार से। जियोलॉजिकल जो टाइम पीरियड है ना, जो भौगोलिक समय सारणी है, यहाँ पे लंबा क्लास खींच दिए हैं, इसी कारण से हम अभी शॉर्ट में हो गए। लेकिन जो लोग नए आए हैं वो हमसे पूछ लेंगे कि इसको और विस्तार से बताइए। बाकी लंबाई चौड़ाई तो आपको याद हो ही जाएगा, वो हर किताब में है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट आ जाता है क्लास करने से। तो 2 कॉन्सेप्ट आ गया कि दक्षिण में है और महान हिमालय के बाद बना है। हिमालय का ये श्रृंखला अविच्छिन्न नहीं है, यानी कि एक ही साथ नहीं है, बल्कि टूटा फूटा है। इसी कारण से इसको अलग अलग भाग में हम लोग देखते हैं। जैसे मुख्य रूप से देखिएगा तो 3 आपको पढ़ना रहेगा, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। ये 3 अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो टीआरई के लिए कंप्लीट रहेगा। नागटिब्बा नेपाल में है, मसूरी उत्तराखंड में है। कुछ अलग अलग इसका मतलब, आप लोग इसमें एक लाइन लिखिएगा लघु हिमालय में कि लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है और यह अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं में बटा है। यह अलग अलग श्रृंखलाओं में विभाजित है। यह अलग अलग श्रृंखलाओं में विभाजित है। जैसे पीर पंजाल धौलाधर, जैसे पीर पंजाल धौलाधर मसूरी, पीर पंजाल धौलाधर मसूरी, नागटिब्बा महाभारत इत्यादि। नागटिब्बा महाभारत इत्यादि, इतने ही में ये पूरा हो जाता है। सबको जोड़ दीजिएगा, पीर पंजाल धौलाधर नागटिब्बा महाभारत, इतने में ये पूरा हो जाता है ना? अब यही आपको गौर करना रहेगा। इसी में ना कंफ्यूजन होता है, लोगों को पता नहीं चलता है कि ट्रांस हिमालय हम पढ़ रहे हैं या फिर मिडिल हिमालय पढ़ रहे हैं, है ना? ट्रांस हिमालय में क्या है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है, कैलाश, ये 4 है। लेकिन यहाँ पे इतना है। तो पीर पंजाल ट्रांस हिमालय का पार्ट है या मध्य हिमालय का? मध्य हिमालय का हो गया। धौलाधर भी मध्य हिमालय का हो गया है। इसका मतलब काराकोरम पुराना है या ये पुराना है? काराकोरम पुराना है ना? लद्दाख पुराना है या ये? तो लद्दाख पुराना है ना? तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, 4 उसका और कम से कम 2 इसका। कम से कम 2 जरूर याद रहना चाहिए, पीर पंजाल और धौलाधर। इसी में कंफ्यूजन होता है, कौन नया है, कौन पुराना है, कौन नॉर्थ में है, कौन साउथ में। तो नॉर्थ में रहेगा कौन सा, जास्कर या पीर पंजाल? नॉर्थ में पीर पंजाल जास्कर रहेगा ना। कैसे? देखिए, सबसे उत्तर में काराकोरम हो गया, फिर लद्दाख हो गया, फिर जास्कर हो गया, फिर क्या है, महान हिमालय हो गया। और उसके बाद अगर हम लघु हिमालय कहते हैं तो इसके बाद ही इसका नंबर आएगा, किसका? पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत और मसूरी। समझ गए ना? यानी कि इसके उत्तर में कौन कौन सा है? महान हिमालय, है ना, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। तो ये नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अगर डायरेक्शन लगाने को एग्जाम में आ जाता है तो आपको इस क्रम में याद करना पड़ेगा। समझ में आ गया? पीआरटी में आया था, यही आपको हम बता रहे हैं, सिर्फ आप ही को नहीं, ये हम बहुत पहले से बता रहे हैं, ये सब आ सकता है। जैसे आप लोगों को हम उत्तर पूर्वी भारत में बता रहे थे ना कि उत्तर पूर्वी भारत में जो राज्यों का बाउंड्री है, जैसे अरुणाचल प्रदेश सबसे नॉर्थ में हो गया, है ना, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो कभी भी ये आप लोगों से ना पूछा जा सकता है कि भारतीय राज्यों का इस क्रम को उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर आप लोग क्रम लगाइए, क्योंकि यहां से सवाल बनने की संभावना हो सकती है। ठीक वैसे ही पूरा का पूरा आप लोग एक बार नोट ही कर लीजिए। सबसे उत्तर में क्या है, काराकोरम, ऐसे कर लीजिए, लिख लीजिए। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ कहने का मतलब उत्तर से हम लोग ऐसे दक्षिण जा रहे हैं। नॉर्थ टू साउथ में क्या है, सबसे उत्तर में काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है, उसके बाद महान हिमालय है। महान हिमालय,
इसमें क्या है, हिमाद्री दे देगा, महान हिमालय या हिमाद्री। उसके बाद लघु हिमालय, और लघु हिमालय कहने का मतलब पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, मसूरी। तो ये लघु हिमालय पूरा का पूरा आ गया है। और इसके बाद क्या है, शिवालिक आएगा। इसके बाद शिवालिक और होगा तो एक आध दक्षिण का दे देगा, तो जैसे अरावली दे सकता है, इसके बाद ही अरावली का है ना। और इसी अरावली के बाद फिर क्या है, विंध्यन रेंज है, सतपुड़ा है। और दक्षिण में जाइएगा तो पश्चिमी घाट पर्वत हो जाएगा, और उसको भी तोड़िएगा तो नीलगिरी फिर बाद में आएगा, फिर अन्नामलाई आ जाएगा, फिर इलायची मतलब इलायची या कार्डामम सबसे साउथ में हो गया, सबसे साउथ कार्डामम। तो दक्षिण भारत का जब पर्वत पढ़ा देंगे तो हम एक बार पुनः क्रम आप लोगों को लगवा देंगे, लेकिन फिलहाल उत्तर का आप लोग इतना याद कर लीजिए। शिवालिक तक आप लोग अभी याद रखिए इस क्लास में, शिवालिक तक। हाँ, महान हिमालय हिमाद्री बोलते हैं क्योंकि उस पे बर्फ है, उसी पे हिम है। हिमाद्री आप समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। हिम इतना ज्यादा है कि इसको हिमाद्री कह दिया गया है। और उसके दक्षिण में लघु हिमालय, और लघु हिमालय कहने का मतलब हो गया ये सब अलग अलग श्रेणियां, रेंज। और उसके बाद शिवालिक, तो शिवालिक तक आप लोग फिलहाल इतना याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मतलब ये इंटरेस्टिंग है, इसमें आप दक्षिण से उत्तर, उत्तर अगर डायरेक्शन का ज्ञान रहेगा तो बड़ा मजा भी आता है। जैसे हिमालय आप लोग पढ़ रहे हैं, अब यही रहे एक सवाल, नया सवाल, जैसे मान लीजिए हमने आपको क्लास में पढ़ा है नहीं, और पूछे कि सिक्किम में हिमालय की दिशा कैसे है। सिक्किम में हिमालय की दिशा है, कैसे है, उत्तर पूर्व कैसे है। आप लोग ईस्ट वेस्ट ध्यान रखेंगे, फिर आप लोग कहिएगा कि ये तो सवाल बताया नहीं गया था। लेकिन ये सवाल बताने वाला चीज नहीं है, ये सवाल एटलस में देखने वाला चीज है। ये एटलस में देखने वाला, सिक्किम में जो महान हिमालय, हिमालय पूर्व से पश्चिम आपको नहीं लग रहा है। और जम्मू कश्मीर में कैसे है, लद्दाख में कैसे है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ऐसा नहीं लग रहा है। आप लोग देखिए ना, ये महान हिमालय को पकड़िए या लघु हिमालय को, ये सब हिमालय का जो श्रृंखला है वो उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है ना। तो यही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में हिमालय का जो डायरेक्शन है वो दूसरी दिशा में है, जबकि सिक्किम में कैसे है, पूर्व से पश्चिम है, नहीं है। और यही आप देखिएगा तो नागालैंड में कैसे इसका दिशा है, उत्तर दक्षिण है। तो पूरे हिमालय रेंज को आप दिशा के अनुसार भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं लगे कि पूरब से पश्चिम ऐसे हिमालय है, ऐसे हिमालय नहीं है। हिमालय कैसे है, हिमालय ऐसे है, ऐसे आता है, फिर ऐसे मुड़ जाता है, समझ गए ना। तो ये हिमालय के दिशा पे सवाल पूछा जा सकता है। जैसे उत्तराखंड में हिमालय की दिशा है, हाँ, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब हो जाता। अगर इस जैसे ये पर्वत है तो इस पर्वत के जैसे ग्लोब हो गया, हम लोग क्या कहते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ईस्ट हो गया। अब ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट है ना। ये कौन सा हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। जैसे आप लोग रेलवे का लगभग 18 जोन पढ़ते होंगे ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सेंट्रल साउथ ईस्ट, ये सब पढ़ते होंगे है ना। तो ये सब दिशा हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। तो अब कोई हिस्सा ऐसे है, इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट आ गया, समझ में। तो ये दिशा हो गया। अब कोई हिमालय का श्रृंखला ऐसे है किसी राज्य में, तो पूरा पश्चिम हो गया, है ना। नॉर्थ ईस्ट में जाकर के मुड़ जा रहा है, और कैसे हो जा रहा है, उत्तर दक्षिण हो जा रहा है। अब यही सवाल रहेगा कि नागालैंड में हिमालय की दिशा कैसे है, उत्तर दक्षिण है। नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, है ना, ये कैसे है, उत्तर दक्षिण है। लेकिन अरुणाचल में पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर दो दिशा हो जाता है, यानी कि उत्तर पूर्व भी हो जा रहा है, दक्षिण पश्चिम भी हो जा रहा है। वहीं इधर जाइएगा उसके पूर्वी भाग में, तो ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट भी हो जा रहा है। तो हिमालय का मोड़ ही है। तो जब भी अरुणाचल से पूछा जाएगा तो उस मोड़ को लेकर के, यानी कि नामचा बरवा को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन नागालैंड में, मणिपुर में और मिजोरम में हिमालय उत्तर से दक्षिण
दिशा की तरफ है। ये सब दिशा आप लोग याद रखेंगे। अब जैसे पहाड़ियों का ग्रुप भी तो बना सकता है कि कौन सा पर्वत जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो अरावली किस किस तरफ में है, पश्चिमी घाट किस तरफ में है, ये सब पूछा जाएगा। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, विंध्यन रेंज। हाँ, महान हिमालय का ही है। कौन सा? नहीं, शिवालिक नहीं, महान हिमालय का ही है। शिवालिक याद रखिएगा ना कि शिवालिक का जो विस्तार है वो बहुत पूरा बात है, टूट फूट गया है। बेसिकली कोसी नदी तक ही है, लेकिन टूट फूट करके थोड़ा बहुत असम तक ये पहुंचता है। शिवालिक आप लोग पढ़े होंगे ना कि ये पंजाब के पुतवार बेसिन से बिहार में कोसी नदी तक ही शिवालिक का है। जो शिवालिक की लंबाई है पंजाब से लेकर के बिहार तक ही है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा और टूटा हुआ है जो एकदम टूट करके असम तक गया है। लेकिन हम लोग नागालैंड की बात कर रहे हैं, महान हिमालय, समझ गए? हाँ, ये सब महान हिमालय है। ये सारा कौन कहाँ किताब में पढ़ लिए हैं? नहीं, शिवालिक कैसे? तो फिर शिवालिक का विस्तार ये कोसी तक कैसे होगा? फिर हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? वो नागालैंड तक है। इसका मतलब महान हिमालय को घटा दिए हैं, साइज कम कर दिए हैं, शिवालिक का बढ़ा दिए हैं, तो शिवालिक फिर महान हिमालय हो जाएगा ना। महान कहने का मतलब क्या हो गया? छोटा। महान का मतलब बड़ा हो गया। माजिद उसमें नहीं दिया होगा, आप गलत पढ़ ली हैं। हाँ, आप थोड़ा सा गलत पढ़ लीजिएगा तो यहाँ करके सही भी करते रहिएगा। घर पे जितना डाउट हो तो याद हो जाता है। किसी किताब में देखिए तो शिवालिक का विस्तार पंजाब से लेकर के पूरब में बिहार के कोसी नदी तक रहेगा। अब एकाएक तो खत्म नहीं हो जाएगी, बिहार खत्म ही हो गया, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा इसका आगे भी जाएगा, है ना, तो वो असम तक चला गया है। लेकिन एकदम से जाकर के नागालैंड में पर्वत बन जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है शिवालिक का ऐसे, है ना। महान हिमालय का पार्ट है वो। महान हिमालय कहाँ तक गया है? लास्ट में अंडमान निकोबार क्या है? हिमालय का ही तो डूबा हुआ भाग है जो ऊपर उठ गया समुद्र तल से। आगे बताएंगे वो भी। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अब आ जाते हैं शिवालिक में। कुछ और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो लास्ट में बताएंगे। सबको समझ में आ रहा है? अभी तक आप लोग क्या क्या पढ़े लघु हिमालय? कि लघु हिमालय अलग अलग श्रृंखलाओं में है, जैसे पीर पंजाल, जैसे धौलाधर, जैसे नागटिब्बा, जैसे महाभारत, जैसे मसूरी, है ना। उसके बाद आप लोग देखें कि जो मध्य हिमालय है, अब इसका ढाल भी देखेंगे तो जैसे महान हिमालय है, किस पे? हाँ, पाया क्यों नहीं पाया जाएगा? हाँ हाँ, महान हिमालय में ऊपर में ना बर्फ जमा हुआ है। हाँ, इस कारण वहाँ का जो जलवायु है वनस्पति के लिए प्रतिकूल है। तो जब वनस्पति पढ़ाएंगे ना तो कोणधारी वन वगैरह सब आएगा, टैग आएगा। फिर हिमालय में टुंड्रा भी है। जैसे ही टुंड्रा की बात करेंगे तो लगभग ये 6000 मीटर के आसपास पहुंच जाएगा, और इस सीमा पे क्या है? बर्फ ही बर्फ है। इस कारण से वहां पे काई जमा रहता है, काई, ठीक है ना। तो नीचे में उष्ण कटिबंधीय, फिर उपोष्ण हो जाता है, फिर शीत है, शीतोष्ण, ऐसे ही हम पढ़ाएंगे बाद में। तो महान हिमालय, फिर लघु हिमालय को याद रखेंगे, इसका जो ढाल है ऐसे है, ठीक है। फिर आगे चल के शिवालिक, तो इस पे बाद में बात करेंगे आप लोगों से। ढाल वाला आप लोगों को पढ़ना नहीं रहेगा, वो ढाल पढ़ाया जाता है बीपीएससी में। ढाल पे सवाल बीपीएससी में हो सकता है कि मध्य हिमालय का ढाल कैसा है, नॉर्थ में कैसा है, साउथ में कैसा है, महान हिमालय में कैसा है, वो आपके लिए नहीं है। अब आ जाते हैं शिवालिक पे। शिवालिक देखिए पंजाब से लेकर के टुकड़ों में अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? महान हिमालय और लघु हिमालय के लाए। जैसे कि जब महान हिमालय बना था, महान हिमालय बन गया तो जो नदियां आ रही थी, है ना, या मध्य हिमालय भी था, तो जो नदियां, जैसे आप लोग गंगोत्री पढ़ते हैं, गंगोत्री कहाँ से आ रही है? गंगा कहाँ से आ रही है? गंगोत्री से आ रही है। तो गंगा महान हिमालय से जब निकल रही है तो अपने साथ महान हिमालय को तो तोड़ेगी फोड़ेगी, अपर्दन करेगी, मध्य हिमालय को पार कर रही है। इसका जो मलबा है वो सब आगे चल करके जमा हुआ सागर में, छिछला सागर था, ठीक है। तो उसके बाद शिवालिक का निर्माण हुआ था, यानी कि महान हिमालय और लघु हिमालय के
द्वारा जो जितना भी मलबा मिला, आज जैसे हम लोग का जो गंगा वाला मैदान है, उसमें जितना भी डिपॉजिट सारा वो कहाँ से आ रहा है? वहीं से तो आ रहा है, महान हिमालय से, लघु हिमालय से, शिवालिक से, वहीं से ना आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए अभी आप लोग क्या है, भूस्खलन, जितना भी लैंडस्लाइड हो रहा है, भूस्खलन, तो आप लोग देख रहे हो कि नदी भी बह रही है साथ में। तो नदी अपने साथ ये सब मलबा लेकर के कहाँ छोड़ देगी? वहां छोड़ेगी जहां पर उसका ढाल बराबर हो जाए या गति कम हो जाए। यानी कि भूस्खलन अभी जो हो रहा है, तो अपने साथ जितना भी मलबा लेकर के आएगी उसको कहाँ डिपॉजिट करेगी? मैदानी भाग में, जहाँ प्लेन होगा, मैदानी क्षेत्र में। तो मैदानी क्षेत्र में वहां गाद जमेगा ना, वहां तो मलबा इकट्ठा होते ही रहेगा। तो ऐसे ही शिवालिक जब नहीं था, शिवालिक नहीं था, तो उस समय नदियां क्या करती थी कि मलबा ला करके छोड़ देती थी। यानी कि लघु हिमालय के फुट हिल पे जितना भी मलबा जमा हुआ और उसके बाद जो मोड़ उत्पन्न हुआ, तो इस तरीके से शिवालिक का निर्माण हुआ। समझ गए? पहले क्या था? तेथी सागर था। इस तेथी सागर में मलबा जमा, मोड़ पड़ा, क्या बन गया? महान हिमालय। महान हिमालय बना। अब जो नदी उतर रही है अपने साथ महान हिमालय का मलबा ला करके कहाँ जमा करेगी? इसके फुटहिल में जमा करेगी। जमा करते करते यहाँ भी मोड़ पड़ा और मध्य हिमालय बना, है ना। अब इन दोनों क्षेत्र से जो नदी उतर रही है वो यहाँ मलबा जमा करेगी, है ना। तो मध्य हिमालय के बाद जो मोड़ पड़ेगा वो शिवालिक बनेगा। हो सकता है आगे कुछ लाख साल, कुछ करोड़ साल के बाद एक और मोड़ पड़ जाए, तो शिवालिक के दक्षिण में छोटा पर्वत हो सकता है ना, है ना। तो ठीक वैसे ही शिवालिक बना महान हिमालय और लघु हिमालय के जो जो भी मलबा था, तो मलबा लाएगी नदी ही, तो इसके मलबे से ही शिवालिक का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक में कौन चट्टान आ गया? सेडिमेंट्री रॉक्स, परतदार चट्टानें आ गई। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? वैसे बताया जाता है कि जहां पे पहले शिवालिक था ना, जहां पे पहले शिवालिक था वहां पे इंडो ब्रह्म नाम की नदी बहती थी, इंडो ब्रह्म। और इसी इंडो ब्रह्म नदी में या सागर में जो था, वहां पे मलबा जमा होता था। तो इंडो ब्रह्म नदी में जितना मलबा जमा हुआ, उसके बाद इस मलबे में मोड़ उत्पन्न हो गया, उसके बाद शिवालिक का निर्माण हुआ। आगे चल करके आप लोग, जब टाइम हो गया क्या, इसलिए आप लोग सुस्त होने लगे थोड़ा सा, नहीं? शिवालिक तक छोड़ देते हैं। आप लोग सब नया नया पढ़ रहे हैं ना, इसी कारण से थोड़ा सा ना दिक्कत भी हो रहा होगा। जैसे बहुत लोग ओलिगोसिन, मायोसिन सब समझ ही में नहीं आता ये क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो पहला क्लास आप लोग का छूट गया है। अब वो चर्चा चला, 1.5 से 2 घंटा क्लास में चर्चा चला था। अब 1.5 से 2 घंटा पढ़ने के बाद भी लोग भूल गए हैं, तो आप लोग तो एकदम भूले गए हैं, है ना। इसी कारण से मैडम आ गई हैं लगता है। आप लोग इतिहास पढ़िए, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और कल से ना टाइम से रहिएगा, एकदम 9 बजे उपस्थित रहना है। भागते रहते हैं तो भाई